हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। मेरा नाम है ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड ट्रिपल पर आत्मनिर्भर युवा की थर्ड सीरीज। We have already finished our first and second series for Triple, but this time is exclusively for Bundelkhand. In this series, we are going to present you Bundelkhand से successful entrepreneurs की success story. So as last episode में we have discussed Mr. Alok Tiwari's सक्सेस स्टोरी, जो कि एक सीईओ एंड को फाउंडर है अवॉर्ड के, और उनकी पूरी जर्नी के बारे में डिस्कस किया था. दोज हु हैव मिस्ड दैट एपिसोड कैन वॉच इट ऑन ट्रिपल बुंदेलखंड. And today we are going to discuss the success story of Mr. Satish Bharadwaj. He is a founder of Kratin Agrotech Private Limited. So Kratin is basically agrotech which manufactures, supplies and exports biofertilizer, biopesticides, growth promoters and many more other things related to agriculture. So आज हम सर के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि किस तरह उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की. From where did he study? From where did he got an inspiration to start an business? From where, how many challenges did he face? What problems did he face? How he overcome of it? And now where he is and what are his future goals to become more. So basically, Atmanirbhar Yuva is a series which aims to encourage the young generation, the youth, to enter in the profession of entrepreneurship. So why we promote entrepreneurship? This answers you will get from the interviewers as well. Interviews के दौरान ही आपको इसके answers मिलेंगे. क्या problems आ सकती है आपके entrepreneur जर्नी में, क्या challenges आ सकते हैं और उन्हें किस तरीके से face किया जाता है. This all you will get to know by the success story of our experts. So please welcome Mr. Satish Bharadwaj. Hello sir, good afternoon. Very good afternoon. So sir, as we know कि आप एक founder है Kratin Agrotech Private Limited के. But अगर स्टार्ट करें एक सक्सेस स्टोरी की, तो वी नो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन बनने से पहले एक बैक जर्नी होती है. सो वी वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट. बीइंग एन एंटरप्रेन्योर बनने के पहले, एक बिजनेसमैन बनने के पहले, हम चाहेंगे कि आप अपने पुराने वाले सतीश को हम सबसे इंट्रोड्यूस करवाएं. As a student, I was good. शुरुआती दौर में जैसे सभी फैमिलीज में, स्पेशली हमारे जैसी फैमिलीज में जहाँ कोई भी बिजनेस में ना हो, तो आपसे उम्मीद भी ये की जाती है, और आप जब अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं आगे की, तो आप भी इसी तरीके से करते हैं कि आपको आगे किसी जॉब में जाना है. तो मैंने अपना ग्रेजुएशन है वो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में है, और वो अब यूनिवर्सिटी है फिजिकल एजुकेशन की. वो वर्ल्ड में वन एंड ओनली फिजिकल एजुकेशन में जो डिग्री देती है वो यूनिवर्सिटी है. कॉलेजेस के साथ तो अटैच बहुत हैं, यूनिवर्सिटी वो के लिए. ग्रेजुएशन मेरा वहाँ से हुआ. आई वॉज अ स्विमर. एजुकेशन तो फिजिकल एजुकेशन के बैकग्राउंड से है, बट जो बिजनेस है वो रियल एस्टेट भी है, और स्पेशली जो अभी लोग कर रहे हैं, जो हमारा मेन बिजनेस है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं. हम पेस्टिसाइड्स सब में डील करते हैं. ये स्टोरी शुरू से है. So where is your family? What is your family background? कहाँ से है आप? Born and brought up. Born in Gwalior, brought up in so many places in MP. Actually father पुलिस में रहे, तो कभी कुछ टाइम यहाँ एजुकेशन मेरी भोपाल में भी हुई, होशंगाबाद में भी हुई, मेरी भोपाल के पास में जगह है बुधनी, वहाँ हुई, सीहोर में हुई, ग्वालियर में. तो एजुकेशन बहुत जगह रहे हैं. brought up in all MP, you can say. All right. So जैसा आपने बोला कि आपकी जो एजुकेशन थी वो फिजिकल बैकग्राउंड से थी, and then why this job, like मतलब why this agriculture field?
और आपने क्या कभी जॉब नहीं किया बीइंग एट कॉलेज, लाइक फिनिश्ड आफ्टर कॉलेज, आपने कोई जॉब किया है? आई ट्राइड, एक्चुअली फादर पुलिस में थे, तो आई ट्राइड फॉर दैट ओनली, और लकीली आई वाज अनसक्सेसफुल। टुडे आई मस्ट से कि हाँ, लकीली इस टाइम तो लगता है कि आप फेल हो गए, नहीं कर पाए, बट डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ और चुना होगा, तो अनसक्सेसफुल रहे बहुत जगह पर। एक्टिंग में भी कुछ कोशिश की, और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि नहीं, वापस ग्वालियर, वो भी नहीं हुआ। मैं डिज़ाइनर था, मैंने डिज़ाइनिंग भी की, बट उसमें भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया। कीप ऑन डूइंग थिंग्स, और फिर एक स्टोन टर्न हुआ, आई गॉट ऑल दिस। So what was that strong turn? Who inspired you? What inspired you to being an entrepreneur? Like जब जॉब नहीं हो रही है तो फिर बिजनेस करना है, ये सभी के दिमाग में एक सेकंड ऑप्शन आता है, बट उसे एग्जीक्यूट करना, लाइक मैं ये बोलूंगी कि आइडियाज और ड्रीम्स सब लोगों के हजार होते हैं, और उन्हें एग्जीक्यूट करना ये बहुत बड़ी बात होती है। आपके पास ड्रीम्स तो होते हैं, आपके आइडियाज आपके पास होते हैं, बट उन्हें आप एग्जीक्यूट करके अपने आप को सक्षम बना ले, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो फ्रॉम वेयर डिड यू गॉट एन इंस्पिरेशन? आपकी फैमिली में कोई बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं था, जैसा आपने कहा कि आपके फादर भी पुलिस में थे, सो जॉब बैकग्राउंड, सो हाउ डिड दिस बिजनेस कम्स इन बिटवीन, और कैसे फैमिली सपोर्ट मिला उसमें? वो बेसिकली वो आया मेरे अंदर मेरी वाइफ से। उनके फादर बिजनेस में थे। शी टोल्ड मी के बजाय नौकरी करने के, किसी के अंडर में रहने के, क्यों नहीं बिजनेस करते, लोगों को नौकरी दो। तो आइडिया वहाँ से आया। फिर हाँ, उन्होंने बहुत इंस्पायर किया कि नहीं, बिजनेस करो। और सबसे हार्ड टाइम में, मेरा सबसे हार्ड टाइम चल रहा था लाइफ में, जब भी चला तो वो हमेशा एक ही चीज़ कहती थी, तुम बहुत अच्छा करोगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो तुम्हें इतनी टेंशन क्यों होती है, मुझे तो कभी नहीं होती, तुम बहुत अच्छा करोगे। मतलब जब बिल्कुल पैसे नहीं थे, बहुत परेशानी थी, तब उस टाइम पर, मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता था ये मुझे समझाने के लिए बोल रही है, मुझे खुश रखने के लिए बोल रही है, मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊं इसलिए बोल रही है। बट वो, और अभी भी बोलती है, मैं तो शुरू से कहती हूँ तुम तो कर ही लोगे। दैट वाज द फोर्स जो मेरे पीछे काम कर रहा था। और फैमिली की, आई एम लकी कि ऐसे फादर मदर मुझे मिले। मैंने जो भी डिसीजन लिया, इवन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरी शादी के बाद मैंने बॉम्बे जाने का फैसला किया था, और मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि हाँ जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, अगर तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो और तुम जा सकते हो, तुम्हें जाना चाहिए। और उन्होंने भेजा। मेरे फादर से कुछ लोगों ने कहा कि यार आप क्या कर रहे हो बेटा, कहाँ जाना है, आप जाने दे रहे हो। तो मेरे फादर ने कहा देखो, अगर मैं रोकूंगा, वो नहीं गया, पूरी जिंदगी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक दृढ़ चलती रहेगी कि मैं करना चाहता हूँ, मुझे करने देना चाहिए था। और उन लोगों ने हर चीज में पीछे खड़े रहे। मैं लकी हूँ कि मेरे साथ हमेशा मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरी मदर, फादर, मेरे भाई, सब हर चीज के लिए, मतलब मैंने जो कहा कि ऐसा करना है, हाँ ठीक है हम साथ हैं, तुम करो, ये एक बहुत बड़ी ताकत थी। उसी चीज ने। एग्जैक्टली सर, फैमिली का सपोर्ट होना इट्स अ बिगेस्ट, लाइक एक आधा जो टेंशन, आधा जो बर्डन, आधी जो चैलेंजेस होता है, वो आसानी से ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं यदि आपकी पूरी फैमिली आपके साथ खड़ी है। टेंशन आता ही नहीं है, अगर फैमिली साथ हो बिल्कुल। तो टेंशन आता ही नहीं है। और वो कहते हैं ना, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो शायद यहाँ पर बिल्कुल सूट लाइन बैठती है कि एक 100%। सक्सेसफुल इंसान बनाने में एक एग्जैक्टली आपकी बेटर हाफ का आपका हमेशा साथ रहा है, और वो यूं ही बना रहे। बहुत अच्छा लगा ये चीज सुनकर। बिल्कुल, मतलब ये आप
आपको सच बताऊं, ये 100% मेरे केस में 100% है। मेरी लाइफ में जब भी मैं परेशान हुआ किसी भी चीज को लेकर, तो उन्होंने कहा टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, और तुम पर मेरे को भरोसा है तुमसे ज्यादा, तुम कर लेती हो, हमेशा कर लेती हो, कर लोगे। तो जब कोई आपके साथ खड़े होकर ये कहने के लिए खड़ा हो कि मैं हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी ताकत। बिल्कुल सर, ये 3 वर्ड्स में बहुत बड़ी ताकत है। लोग पता नहीं कौन-कौन से 3 वर्ड्स को गिनाते, पर मैं ज़रूर इसे गिनवाना चाहूँगी कि मैं हूँ ना। ये जो 3 शब्द आपको मिलते हैं, ये आपका आधा भरोसा ऐसे ही जीत लेते हैं, आपकी आधी हिम्मत आपको ऐसे ही खड़ी कर देते हैं। और करंट टाइम में भी अगर हम देख लें, जो सिचुएशन बाहर चल रही है, उस टाइम पे यदि आपको एक मैसेज किसी का ये आ जाए कि अरे मैं हूँ ना, टेंशन मत लो, बहुत बड़ी चीज़ होती है ये। सो जी, बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपको बहुत लकी है आप, और बहुत अच्छी सक्सेसफुल मैरिटल लाइफ है आपकी, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है और ऐसी ही रहे। सो सर, मुंबई जाने की बात हो रही थी, तो मुंबई किस लिए जा रहे थे आप? क्या जॉब के सिलसिले में, और एल्स? एक्टिंग। ऑलराइट, सो एज वी कैन सी दैट आपको स्विमिंग का शौक था, फिर आपने डिजाइनिंग किया, एंड नाउ वी कम टू एक्टर। यस। सो ये वाला सीन क्या है, लाइक शादी के बाद आप फिर भी स्टेबल नहीं थे, मैं ऐसा कहना चाहूंगी, बिकॉज आप इधर एक्टिंग भी कर रहे थे, देन जॉब नहीं हुआ, फिर बिजनेस भी कर रहे थे। एक इंडियन फैमिली में यदि हम बात करें, तो अ, जब लड़की शादी करती है किसी से, वो ये देखकर उनका परिवार उनसे शादी करवाता है, दिस इज फैक्ट सर, ये भले ही कड़वा हो, पर ये दिस इज फैक्ट कि इंडियन परिवार जब एक लड़की की अपनी बेटे की शादी तब करवाता है जब उन्हें पता हो कि ये लड़का बिल्कुल स्टेबल है। दिस इज ट्रू। और उनका आप पे ये भरोसा, और उनका आप पे ये कहना बार बार कि आप सब कर सकते हो, और उसके बाद अपने फादर का उन्होंने आपको इंस्पायर्ड करने के लिए अपने फादर की जर्नी भी बताई कि ही इज अ बिजनेसमैन और आप भी कर सकते हो। सो दिस वाज अ ट्रू, लाइक true inspiration and a biggest support you got. So मुंबई की स्टोरी के बारे में जानना चाहेंगे। आप मुंबई गए, फिर वहाँ एक्टिंग करियर, आई नो आपने कोई सीरियल्स भी करे, फिर वो क्यों छोड़ा जब वो सब अच्छा चल रहा था? एक्चुअली यहाँ कुछ फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मेरी वाइफ की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, और भी कुछ चीज़ें थी, उनकी वजह से मुझे लौटना पड़ा। और फिर बेटा पैदा हो गया, और उसके बाद बेटे के पैदा होने के बाद टाइम ने एकदम से चेंज लेना चालू कर दिया। उस 1 या 1.5 साल बाद मुझे यहाँ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मिलने लगी, मैंने काम करना शुरू कर दिया, और मैंने अर्न करना शुरू कर दिया, और मैं बहुत अच्छा अर्न कर रहा था। एट एट दैट टाइम जो मेरे साथ में वहाँ थे, मैं उनसे बहुत अच्छा कर रहा था। तो शायद उस लालच ने, मैं लालच ही कहूँगा उसको, उस लालच ने कि वहाँ वो बहुत स्ट्रगल है, और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और यहाँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, अब इसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए मुझे। तो फिर मैं लौट कर नहीं गया। तो कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, तो अपने आप को ही कमाना स्टार्ट करते हैं, अपने आप को ये जाने हो जाता है कि अब मुझे कुछ करना है, और बेहतर ऐसा करना है जिससे मैं कुछ अपने अपने साथ वाले, अपनी लाइफ जो मेरे से जुड़ी हुई है, उनकी जिंदगी सुधार सकती हूँ। देखिए तो मैं, तब तक मुंबई, जी, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। तो जब तक आप मुंबई में थे, तब तक आपने अपने सपनों के लिए स्ट्रगल किया या और अपने सपने पूरे करने की कोशिश करी, लेकिन जब आप वापस आए, तो आपने दूसरों के सपने और पूरे कर सको, शायद इसलिए जॉब की। मैं आपको बताऊँ, होता ये है कि जब आपकी शादी होती है तो आपकी लाइफ़ एक थोड़ा-सा टर्न लेती है। पर जब आपके बच्चे होते हैं तो आपकी लाइफ़ पूरा टर्न ले जाती है, पूरी तरह से घूम जाती है। आप केवल और केवल, शायद, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सभी के साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी ये हुआ, कि फिर आपको ऐसा लगता है कि आप अगर केवल अपने बारे में सोच रहे हैं तो आप स्वार्थी हैं। फिर हम अपने बारे में नहीं सोचते, फिर हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, फिर फैमिली के बारे में सोचते हैं। अगर आप पिता बने हैं तो ये आपकी इच्छा थी, और ये आपकी इच्छा थी तो ये आपकी ही ज़िम्मेदारी है, और आपको उसको ईमानदारी से निभाना चाहिए। इसलिए सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल गया। यही था। तो फिर मेरा क्वेश्चन यही है कि व्हाई एग्रीकल्चर फील्ड?
आप बहुत सारी फील्ड से बिलोंग करते थे, शायद एक्टिंग, स्विमिंग, डिजाइनिंग, बहुत कुछ इस फील्ड से रिलेटेड भी कर सकते थे। फिर ये एग्रीकल्चर कहाँ से बीच में आया? एग्रीकल्चर तो मेरी लाइफ में काफी बाद में आया। उससे पहले मेरा जो बिजनेस था वो रियल एस्टेट का था और मैं बहुत अच्छा कर रहा था उसमें, बहुत अच्छा अर्न कर रहा था। और एक बहुत ही जिसको आज के दौर में कहना चाहिए भौतिक रूप से बहुत शानदार जिंदगी थी और सभी कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक कुछ ऐसा घटा जीवन में। मेरा एक पार्टनर था और एक दिन रात को अचानक उसको हार्ट अटैक हुआ और वो शांत हो गया। और वो एक मेरे उस करियर के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अचानक मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ। मैं एक बड़े कर्ज में आ गया। मैं 2012 में BMW में घूमा करता था और मेरी गाड़ी तक बिक गई उसके बाद। और मैं एक बहुत बड़े कर्ज में आ गया। और 2013 के बाद 2015 तक मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी लाइफ का सबसे गंदा पार्ट मैंने देखा। अगर मेरी फैमिली, मेरी वाइफ अगर मेरा उस समय साथ नहीं दे रही होती तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगा था। मतलब जो आप अचानक आसमान से और नीचे ज़मीन पर होते हैं, मेरी वो हालत हो गई थी। वो एक बहुत ज़्यादा कठिन समय था। उस टाइम मैं चीज़ों की तलाश में था, क्या करना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए। 2015 तक तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। 2015 तक तो बिल्कुल डिप्रेशन में था और यही समझ में नहीं आता था क्या करूँ। 2015 के बाद एक दिन मैं और मेरी वाइफ हम लोग बैठकर बात कर रहे थे। मैंने उनसे कहा, यार चीज़ें बिखरती जा रही हैं और ऐसा लगता है जैसे ढलान पर से गाड़ी बिना ब्रेक के नीचे जा रही है और पता नहीं कहाँ जाएगी। देन शी सेड कि एक बार खुद को शांति से संभालो, इकट्ठा करो और जो तुम्हारी अपनी ताकत है, तुम्हारे सोचने का तरीका है, तुम्हारी ताकत है, उसका फिर से इस्तेमाल शुरू करो। अपने आप को इकट्ठा करो, देखो क्या कर सकते हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। फिर मैंने सर्च करना चालू किया, मुझे क्या करना चाहिए। मेरे दिमाग में एक चीज़ आए, बिज़नेस हमें उस चीज़ का करना चाहिए जिसकी नीड कभी खत्म नहीं हो सकती। हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़मीन नहीं बढ़ रही है। दैट मीन्स हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। ज़मीनें कम होती जा रही हैं, प्रोडक्शन हमको ज़्यादा चाहिए। ये वो फील्ड है जहाँ पर आगे स्कोप बहुत ज़्यादा है एज़ अ बिज़नेस। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना नहीं रहा जा सकता। आदमी बाकी किसी भी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, फूड के साथ नहीं। एग्रीकल्चर वो फील्ड है। तो मुझे लगा कि ये वो फील्ड है जहाँ जाना चाहिए। दो तरह की फील्ड होती है बिजनेस में। एक होती है आपकी लग्जरी की, एसेसरीज की। एक होती है आपकी नेसेसिटीज की। फूड एक बेसिक नेसेसिटी है। तो मुझे लगा ये वो फील्ड है जो, जैसे पहले मैं रियल एस्टेट में था, उस फील्ड ने अचानक कोलैप्स किया। एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री ये कोलैप्स नहीं कर सकती कभी। इट्स नॉट पॉसिबल कि लोग खाना छोड़ देंगे। हमारी आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है, प्रोडक्शन हमें जितना भी है वो प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। आबादी बढ़ रही है, लोग अपने घर बनाते जा रहे हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो सिकुड़ता जा रहा है। दैट मीन्स हमें कम जगह में से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए। उसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, उसके लिए हमें जितना ज़्यादा हो साइंटिफिक तरीकों पर जाने की ज़रूरत है। दैट मीन्स ये फील्ड वाइबल फील्ड है। मैं यहाँ आया, इसलिए काफ़ी सारे फील्ड को सर्च करने के बाद फिर मैंने इस फील्ड को चुना। तो So sir, those 3 years, like 2013, 14 and 15, तब आपको क्या थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगा कि बिजनेस में, क्योंकि किसी के साथ यदि लॉस होता है या किसी के साथ बुरा होता है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। हो सकता है मैं अगर जॉब कर रहा होता तो सिक्योरली मेरे पास हर महीने का पैसा आ रहा होता एटलीस्ट, या फिर उस टाइम ऐसा सोचा है कि अब सब कुछ छोड़ के जॉब कर लेता हूँ, छोड़ो बिजनेस? हाँ, ये ख्याल दिमाग में आए थे कि ये कर रहा होता तो उससे अच्छा ही होता कि मैं अगर जॉब में होता।
बट वंस माय वाइफ सेड कि यार तुम को तो हमेशा मैं योद्धा मान के चलती हूँ, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, तुम ये कैसे सोच सकते हो कि नहीं मैं छोड़ के जा सकता हूँ, मैं कमजोर हूँ। ठीक है, फेज है लाइफ के, हमने बहुत खराब देखा, हमने बहुत अच्छा देखा, खराब देख रहे हैं तो अच्छा भी हम ही देखेंगे। तो फिर मुझे लगा हाँ, एक एक किसी भी चीज से या एक अनसक्सेस उससे मैं अपने आप को हरा हुआ महसूस नहीं कर सकता। मुझे फिर से इकट्ठा होना है, फिर करना, और मैं करूंगा, मैं कर लूंगा। और फिर से स्टार्ट किया, कुछ दोस्तों का साथ मिला, और मैं लकी हूँ कि मुझे मेरे आसपास साथ देने वाले हमेशा बहुत अच्छे और सपोर्टिंग मिले, वो मैं बहुत लकी हूँ। So in those 3 years जब आपने नहीं किया कुछ भी, जब आप ऑलरेडी बहुत लॉस में थे, so what was the source of earning और उस टाइम पर कैसे फिर घर चला? एक्चुअली एज आई टोल्ड यू कि मैंने मेरी कार तक बिक गई, मेरे अपने जो एसेट्स मैंने बनाए थे लाइफ के लिए कुछ, वो मुझे बेचने पड़े उस दौरान, और उन्हीं से बस हम अपने आप को जैसे जैसे खड़ा किए हुए थे वो So दौरान। after like yes please. उस दौरान बस अपनी ये कहिए कि जो जो भी मेरी सेविंग्स थी, जो मेरे एसेट्स थे जो मैंने वहाँ बनाए थे अपने लिए बाहर, उनको सेविंग्स को और एसेट्स को ख़त्म करता जा रहा था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब मैंने अपना ये नया बिजनेस शुरू किया तो मैं कैश को लेकर ज़ीरो था, आई वाज ज़ीरो विद कैश, और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बड़ी पूंजी की ज़रूरत थी। देन मेरा एक पार्टनर है, उसको मेरे इस आइडिया पर और मेरे बिजनेस पर और मेरी स्किल्स पर बहुत भरोसा था। ही सेड कि तुम्हारे पास इसके लिए कोई पुख्ता इस तरह का कोई है ब्लूप्रिंट कोई प्लान है? तो मैंने कहा हाँ, आई हैव लैंड, मेरे पास ज़मीन तो है, वहाँ हम फैक्ट्री डाल सकते हैं, बट आई डोंट हैव कैश। ही सेड कि चलो कैश का अरेंजमेंट मैं करता हूँ और फिर शुरू करते हैं। और बस 1 साल मैंने इस बिजनेस को स्टडी किया पहले पूरी तरीके से, क्योंकि मैं इस बिजनेस के बारे में ज़ीरो था, मैं कुछ नहीं जानता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में, आई वाज ज़ीरो। तो मैंने स्टडी किया 1 साल तक, केवल स्टडी किया। मैं हिंदुस्तान में बहुत जगह घूमा, लोगों की फैक्ट्रीज देखी, मैंने इसकी सप्लाई चेन को देखा, मैं जहाँ रॉ मटेरियल्स मिलते हैं मैं वहाँ गया, मैंने चीज़ों को समझा, मैंने पूरा ये स्टडी किया कि हिंदुस्तान में कहाँ किस चीज़ की कमी है, कहाँ किस चीज़ की डिमांड है, गवर्नमेंट क्या क्या देती है, किस एरिया के किसान किस तरह की फसलें करते हैं, उनको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मैं अपना कहाँ नेटवर्क खड़ा कर सकता हूँ। वो स्टडी मैंने 1 साल तक किया। फिर 2016 में मैंने स्टार्ट किया ये बिजनेस। और जी So now coming on Kratin, what this agrotech, like what you do in this, how you supply और कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? एज आई सेड कि आई एम अ लकी मैन, मुझे चूंकि प्रोडक्शन अपना चालू करना था, इसके लिए आपको जब कुछ भी प्रोड्यूस करना पड़ता है तो यू नीड अ टेक्निकल टीम। मैंने आपको बताया कि मैं तो ज़ीरो था और उतना पैसा भी नहीं था कि हम बहुत जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हायर कर सकें। देन आई मेट मिस्टर घनश्याम मिश्रा, ही इज एग्रो साइंटिस्ट एंड ही इज इन दिस इंडस्ट्री सिंस लास्ट 30 years। तो मैं जब उनसे मिला तो मैंने उनको बताया, और हमारी दूसरी मुलाकात में, दैट्स व्हाई आई सेड कि आई एम लकी, हमारी दूसरी मुलाकात में मैंने उनको प्रपोज किया कि मैं आपको अपनी कंपनी में कुछ शेयर्स दूंगा, आपको पार्टनर बनाऊंगा, बट आज मेरे पास पैसा नहीं है आपको पे करने के लिए, आपकी सैलरी देने के लिए। ही सेड कि ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे अभी जब तक तुम प्रॉफिट में नहीं आ जाते मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा और मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो
हमारे साथ में आ गए, हम प्रोडक्शन में आ गए और वो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था हमारे लिए। देन फिर उसके बाद जो नेक्स्ट था, अब हमने प्रोडक्शन कर लिया था, तो अब थी मार्केटिंग। तो मेरी कंपनी में जो मार्केटिंग हेड हैं मिस्टर GS भदौरिया, ही इज यंगर देन मी। वो अच्छा कर रहे थे, अपने अच्छे कैरियर में थे, बट उनकी भी प्रॉब्लम वही थी जो मेरी थी, बड़े सपने, कुछ बड़ा करना है। तो जब हमारी मुलाकात भी ऐसे हुई कि मेरे फादर उनको जानते थे। फादर ने उनसे कहा कि ये लड़का बहुत मेहनती है, देखो अगर ये तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हो तो बात करके देखो, और ये बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छे उसमें जुड़ा हुआ है, अगर ये तुम्हारे साथ तैयार हो जाए। तो मैंने उनसे बात की और मैंने उनको जब ये बोला कि हमें कंपनी शुरू करनी है, बट मेरा सपना पेट भरना, घर चलाना या अमीर होना नहीं है। इस कंपनी से हम अच्छा करेंगे, बड़ा ब्रांड खड़ा करेंगे, और हमारा जो मिनिमम गोल है वो ये है कि हमको इस कंपनी को BSE लिस्टेड करना है। हम इस कंपनी को एटलीस्ट अभी वहां तक ले जाना चाहते हैं। एंड ही सेड कि अगर आपका ये गोल है तो ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, और मैं इस कंपनी में आपके साथ भूखा रह के भी काम करूंगा। और उसने भी हमको ज्वाइन किया और उसने भी सैलरी नहीं दी। इनफैक्ट वो अपने साथ में जो दूसरी बड़ी स्टैब्लिश कंपनियों में जो उसके साथ में जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे थे, वो उनको हमारी कंपनी में लाया, हमारी टीम में लाया, जिन्होंने हाफ ऑफ द सैलरी पर हमारे साथ काम किया, इस नेटवर्क को खड़ा किया। और आज हम MP, UP, तेलंगाना 3 जगह काम कर रहे हैं। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो हम इसी साल 2 स्टेट्स में और बढ़ाने वाले थे, राजस्थान और पंजाब। I'm a lucky man कि लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और मेरे साथ जुड़े। I must say sir, here lucky होना एक बात हो सकती है, but I must say कि यहाँ पर hard work, your approaching skills, और आप किसी को अपने साथ काम करने के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, your trust. The trust is the better biggest thing you need somewhere, अगर आपके साथ ऐसे कोई काम करना चाहता है तो। So ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि being a lucky ज्यादा important है, to earn someone's trust, to do some hard work, to approach someone better कि वो आपके साथ काम करे। तो ये तीनों ही चीज आपने की है, बेशक इसका रिजल्ट हमारे सामने है। और बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी, जितनी अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आई हैं, यदि किसी और की लाइफ में आती तो शायद वो रुक जाता, या वो पहले ही अपने बिजनेस के बाद शायद वहीं रुक जाता और कहीं जॉब कर रहा होता और अपने सिर्फ नीड्स पूरी करने की कोशिश कर रहा होता। बट आप नहीं रुके, आपने फिर से हिम्मत भरी, आपकी वाइफ ने आपने हिम्मत दी, आपका साथ दिया, आपके फ्रेंड्स ने आपको कंपनी करी, और आप फिर खड़े हुए। तो मैं सब यही कहना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स को कि रुकना नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, और इसका एग्जांपल हमारे साथ सर है। और ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है कि वो आपको रुकने के लिए मजबूर कर देगी, पर वो यही तो चाहती है। आप अगर नहीं रुके तब आप उसको हरा पाओगे। तो आपको अपने आप पर हमेशा विश्वास रखना है, अपनी सराउंडिंग्स ऐसी रखनी है जो आपको हमेशा एक पॉजिटिविटी देती रहे, और आप जरूर सक्सेस होंगे। सो सर, नाउ कम्स टू कि ऐसे और भी बहुत सारे प्लान्स हैं, ऐसे बहुत सारे जैसे कुछ नाम हमारे मुंह पे रटे रहते हैं, ग्रामोफोन, कैफे, जो ये सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो हाउ इज कृतिन डिफरेंट फ्रॉम दीज ऑल, और क्या यूनिकनेस है कृतिन? एंड व्हाई, आई जस्ट हैव वन मोर क्वेश्चन टू ऐड ऑन दिस, व्हाई यू नेम्ड इट कृतिन, लाइक व्हाट डज इट मीन्स? ओके, कृतिन मेरे बेटे का नाम है। He was born on जन्माष्टमी, और एक्चुअली कृतिन भगवान कृष्ण का नाम है। तो कृतिन मेरे बेटे का नाम है एक्चुअली, तो इसलिए इसका नाम कृतिन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड है। तो मेरा इससे पहले जो वेंचर था, जो बिजनेस था, वो भी कृतिन कॉलोनाइजर एंड बिल्डर्स था। और होपफुली अगर फ्यूचर में और
उन्होंने अगर फेवर किया तो शायद नेक्स्ट ईयर हम एक और वेंचर प्रतिन फार्मास्यूटिकल्स के साथ मिले, इस पर काम चल रहा है। और हम लोग उसमें कैंसर के लिए और कुछ एक्सपोर्ट की जाती हैं दवा, उन पर काम कर रहे हैं और वो वेंचर भी अगले साल तक आ जाएगा। प्रतिन फार्मास्यूटिकल्स भी होगा hopefully. That's really great. Best wishes to you for that, sir. Thank you very much. So again, my question was how Kratin Agrotech. I must remember मुझे पूरा नाम बोला है because Kratins are now it's becoming 3. So Kratin Agrotech कैसे अलग है बाकी same industry से? हम सेम इंडस्ट्री में दूसरों से जो अलग है वो है क्वालिटी। हम जो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, देखिए जब हमने शुरुआत की तो हमारी टीम के साथ में हमारी 2 चीज़ों पर उनसे जो बात हुई है, चूँकि हम बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, हम नए हैं, मार्केट में बहुत छोटे हैं, नए, तो हम कॉस्ट को कभी ऊपर नहीं कर सकते, हमें कॉस्ट अपनी नीचे रखनी होगी। बट एट द सेम टाइम मार्केट में सस्टेन करने के लिए क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, और क्वालिटी को ऊपर रखने के लिए 2 चीज़ें बहुत जो अंदर से इंस्पायर करती हैं। पहली चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि ये प्रोडक्ट किसान के लिए है, वो बहुत हार्ड वर्क से खरीदता है। अगर आप उसको क्वालिटी खराब देते हैं, उसको प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलता है, तो आप कहीं चीटिंग कर रहे हैं। ये केवल आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, कि कहीं ना कहीं आपकी उस सच्चाई और उस आत्मसम्मान के साथ भी जुड़ा हुआ है। आप जो पैसा ले रहे हो किसान का पैसा है, जो आपके घर में पैसा आएगा वो किसान का पैसा है। आप उसको चीट मत करिए। नैतिकता तो ये है कि किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम उसको मत करिए जो इस समय जब हम लोग अपने घर से 2 कदम बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा इंसान जब मौसम सबसे ज्यादा विपरीत होता है, वो खुले आसमान के नीचे इतनी मेहनत कर रहा है, तो वहां जब वो दुकान पर उस मेहनत की कमाई से आपकी एक शीशी खरीदने जाता है, और जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर वेंडर या आप उसको ये भरोसा दिलाते हैं कि ले जाइए, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये ले जाइए, अगर कोई बीमारी लग गई है तो ये खत्म हो जाएगी, ये ले जाइए, अगर आपकी उसमें कोई भी कीड़ा है तो वो हो जाएगा। और हम वही जो शुरू में 3 शब्द थे, वो बेचते टाइम कायदे से हम पैसा लेकर ये कहते हैं कि मैं हूं ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, ये ले जाओ। और वो मैं हूं ना, ये ले जाओ ना, ये बेईमानी के साथ नहीं। तो मेन मोटो यही है कि उसके साथ बेईमानी नहीं, उसके साथ गलत नहीं। हम शायद यहाँ अलग हैं कि हम लो कॉस्ट में, और आई कैन प्राउडली से दैट हम लो कॉस्ट में जो हमारी क्वालिटी है वो इंडिया में किसी भी नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड के साथ आप कंपेयर कर लीजिए। अगर हम उनके केवल बराबर हैं तो हम ये मानते हैं कि हम पीछे हैं। मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ, उस विश्वास के साथ हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर हम बराबर भी हैं तो हम पीछे हैं। हम आगे जब हैं जब हम उनसे ऊपर हैं, तब हम ऊपर हैं। तो ये क्वालिटी, ये भरोसा, ये कृतिन एग्रोटेक का है। बिल्कुल सर, और बहुत जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ट्रस्ट वर्क्स मोर देन योर वर्ड्स, एंड दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। हम सो यस यस प्लीज। तो क्या इस लॉकडाउन में, जैसे वैसे तो एसेंशियल नीड्स में आता है, सो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, बट स्टिल लॉकडाउन से ज्यादा हेल्थ की बात अगर हम करें, लॉकडाउन तो ठीक है, नियम है, हमें पालना है, बट हेल्थ खुद की, परिवार की, दूसरों की, आपके वर्कर्स की, सबकी, यदि हम उनकी सेफ्टी की बात करें, तो क्या इस प्लांट में कोई हैम्पर्स आए लॉकडाउन की वजह से? आपने कुछ इसमें चेंजेस आए या बंद किया या दिक्कतें आई, ऐसा कुछ? 1 महीने तक तो प्लांट बंद रहा, और प्रोडक्शन का एक, अगर हम बेसिक रूल पर बात करें तो प्रोडक्शन में हमेशा एक नियम होता है कि अगर आप 1 महीने बंद करते हैं तो आपके 3 महीने के प्रॉफिट को खा जाता है, क्योंकि जो आपकी बेसिक कॉस्ट है जो, और आई कैन
से कि हमने किसी भी, कोई हमारा एम्प्लॉय ऐसा नहीं था जिसको हमने सैलरी कट की हो, कोई एम्प्लॉय ऐसा नहीं था जिसको हमने जॉब से बाहर किया हो, कहीं पर भी किसी भी उसको। और ऐसा भी नहीं हमने किया कि उस समय हम सैलरी बाद में देंगे, अभी लॉकडाउन चल रहा है, ऐसा नहीं था हमारे साथ। तो वो जो बेसिक आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके चलते रहते हैं, वो बंद नहीं होते हैं, वो चल रहे हैं और आपका प्रोडक्शन बंद है। तो वो एक बड़ा अहम था। दूसरा, इस दौरान जब हमने सप्लाई कर दिया तो वहाँ जहाँ सप्लाई चला गया वहाँ भी उसके बाद लॉकडाउन, तो जिसको रिकवरी कहते हैं हमारी, उसको बहुत बड़ा झटका लगा। वो हमारी रिकवरी जो थी, जो रेवेन्यू हम जो जनरेट करते थे, वो रेवेन्यू 30% पर आ गया। तो वो एक बहुत बड़ा, ऐसे टाइम पर जब हमको इस मार्केट में आए अभी 4 साल हुए हैं, तब ये बहुत बड़ा झटका था। बट ठीक है, मुसीबत है तो जब बड़े बड़े पहाड़ चढ़ लिए सर, तो ये छोटे पहाड़ तो फिर यूं हाँ, आसानी से निकल जाएंगे। यही सोचकर ताकत मिलती है अंदर से। और फिर अब तो बहुत लोग साथ हैं। बिल्कुल सर। और ये जो लॉकडाउन है, ये जो बुरा समय है, ये भी एक ना एक दिन टल जाएगा और आगे बहुत कुछ अच्छा है। बस कुछ टाइम जो चल रहा है, इसे बस हमें काटना है। इस बारे में मैं अक्सर लोगों से एक चीज़ कहता हूँ कि एक बार अकबर ने बीरबल से कहा था कि मेरी दीवार पर कुछ ऐसा लिख दो जो अच्छे समय में बुरा लगे और बुरे समय में अच्छा लगे। तो बीरबल ने अकबर की दीवार पर लिखा था, ये समय भी गुजर जाएगा। ये लाइन अच्छे समय में बड़ी बुरी लगती है और बुरे समय में बड़ी अच्छी लगती है। सो सर, जैसे अगर हम बात करें, हाल ही में जब लास्ट टाइम लॉकडाउन लगने वाला था, लास्ट टाइम की बात है, तब टेफे ने कुछ ट्रैक्टर्स फार्मर्स को फ्री में देने की बात की थी। और यदि हम दूसरे प्रोडक्ट्स की बात करें, तो आए दिन ऐसी कुछ ना कुछ सेल्स या फ्री फंड या फेथ वर्क्स होते रहते हैं इस फील्ड में। तो क्या आप भी फार्मर्स के ट्रस्ट के लिए या प्रोडक्शन के लिए और अपना एक कहते हैं एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्या ऐसे फेथ वर्क्स करते हैं या ऐसी सेल्स लेकर आते हैं? एक्चुअली इस बारे में डिस्कस करना मैं अच्छा नहीं समझता। रीज़न है, कहीं न कहीं हम शायद किसी की मजबूरी को बेच रहे होते हैं। हम जब किसी को फूड देते हैं और सेल्फी लेते हैं, तो हम अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए उसकी मजबूरी को और उसकी कमी को उस समय बेच रहे होते हैं। तो आई एम सॉरी, बट मैं उस बारे में मतलब पसंद नहीं करता कि हम बात करें। अगर हम करते हैं तो करते हैं, दैट्स इट। श्योर सर, ये सोच बहुत बढ़िया। एंड आई गो विद माय लास्ट क्वेश्चन कि जैसे बहुत सारे यंग जनरेशन है, आई हैव टू क्वेश्चंस एंड सेम, दो सजेशंस चाहिए मुझे आपसे। फर्स्ट इज कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस पर्सन हैं जिन्हें इस लॉकडाउन के दौरान, जिन्हें इस कोरोना काल के दौरान, जो कि ट्रोमा में है कि अब उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, या बहुत सारे लोगों का बिजनेस ऑलरेडी बंद हो चुका है। और अभी भले ही मोदी जी ये बात करे कि एंटरप्रेन्योरशिप करना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाइए, आत्मनिर्भर बनिए, ये सारी बातें सब मान्य हैं। बट कहीं ना कहीं बिजनेसमैन प्रॉब्लम में है, फेस कर रहा है, उसके बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। ऐसे टाइम पे आप उन लोगों को क्या धैर्य या क्या सजेशन देना चाहिए? देखिए, मैं उनसे एक ही चीज़ कहता हूँ, जब आपने शुरू किया था, तब भी आपने अपनी ताकत पर, अपने विश्वास पर और अपनी मेहनत पर उसको खड़ा किया था। अब तो केवल एक हैम्प आया है, आप तो खड़ा कर चुके हैं। अब दोबारा खड़ा करना आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ज़ीरो से 1 रुपया करना आदमी पूरी ज़िंदगी निकल जाता है, नहीं कर पाता। 1 से 10 बहुत मुश्किल में होते हैं और 10 के 11 अपने आप हो जाते हैं। पर जिसको 1 से 10 करना आ गया, वो कुछ भी कर सकता है। तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि अब आपका जो बिज़नेस है उसमें ये हैम्प आया है तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको 1 से 10 करना आ चुका है। आपने खड़ा किया था, आप कर चुके हैं। एक फ़ेज़ है ये तो, निकल जाने दीजिए इसको, निकल जाएगा। डरना क्यों है?
That's a motivational line, sir. So inspiring. And also, just one suggestion for those, the young generation, the youth, those who have dreams, जिनके पंख होते हैं कि हमें एक entrepreneur बनना है, हमें businessman बनना है. बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं जिससे पूछो नहीं मुझे जॉब नहीं करना है किसी के अंडर में, आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, मैं अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ. तो वो ड्रीम बहुत लोगों में होते हैं, उसे एग्जीक्यूट करने में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जिस वजह से वो अपना ड्रीम ही चेंज कर लेते हैं. तो उन्हें एक लास्ट सजेशन आपसे कहते हैं. उन लोगों के लिए मेरी दो सलाह है. मुझे वैसे तो ऐसा नहीं लगता कि मैं इस लायक हो गया हूँ कि मैं किसी को सलाह दे पाऊँ, पर मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा कर सकता हूँ. पहला, आप जो करना चाहते हैं उसकी स्टडी आप बहुत कीजिए. किसी भी चीज को सतही रूप से जानकर हम ये कभी नहीं जान सकते. कई बार होता ये कि हमने किसी के बिजनेस को देखा और हम ये अंदाजा लगाते हैं कि ये बहुत प्रॉफिटेबल है, मैं भी ये करूंगा. बिजनेस के लिए या बिजनेस की तरफ उस तरीके से नहीं बढ़ा जाता. तो बिजनेस अगर आपने किसी भी चीज का डिसाइड किया है कि मुझे ये करना है, ये मेरा गोल है, मेरा एम है, तो आप पहले उसको स्टडी करिए. आप क्यों करना चाहते हैं? केवल आपने किसी और को करते देखा और आपके दिमाग में ये है कि अरे ही इज डूइंग वेरी गुड, ही इज ड्राइविंग BMW और मर्सिडीज, नाउ ही हैज अ बिग हाउस और इसने यार इतना कमा लिया. यू डोंट नो, मे बी उसके और दूसरे बिजनेस हो, कोई दूसरे सोर्सेज हो, वहां से आ रहा हो, आपको मालूम भी नहीं है. और 90% लोग इसी को देखकर किसी भी बिजनेस में घुसना चाहते हैं. वो मेरे हिसाब से टेक्निकली गलत है. ये पहली चीज है. और दूसरा, बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि इससे मैं बहुत पैसा कमाने वाला हूँ. आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा नाम खड़ा करने वाला हूँ. पैसा एक बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप आएगा. आप पैसा कमाने के लिए बिजनेस स्टार्ट मत कीजिए, आप पैसे के लिए मत करिए. आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं आप एक ब्रांड के लिए बिजनेस एस्टेब्लिश कीजिए. आप एक कोई बहुत शानदार चीज समाज को देने के लिए अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कीजिए. आप इसके लिए नहीं करिए कि आप प्रॉफिट बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए गए हैं. आप नहीं कर पाएंगे. बड़ा ब्रांड पैसा देता है. आज आप दुनिया के जितने भी बड़े ब्रांड देखते हैं, पहले वो ब्रांड बने तब उनके पास आज बहुत पैसा है. लेकिन अगर आप पहले ही दिन से केवल पैसा कमाने के लिए घुस गए तो आप भटक जाएंगे ब्रांड बनाने से. और जब आप भटक जाएंगे तो आप केवल पेट भर पाएंगे. आपके जो सपने हैं बड़े बनने के, वो नहीं हो पाएंगे. That's it, I can say. Thank you so much, sir. Thank you so much. Knowing your whole journey with so many ups and downs, और उसके बाद फिर भी खड़े होना, हिम्मत रखना और करके दिखाना, it's the biggest thing, and that's what you do. Thank you so much for one more thing giving your yes. Last में इस इंटरव्यू में जिसको आप सुनते रहे वो साइड हीरो है, और जो इस फिल्म का मेन हीरो है, मैं उससे आपको मिलवाता हूँ. जय श्री, माय वाइफ. हेलो मैम. पूरे इंटरव्यू में आपके बारे में बहुत सुना, एंड आई मस्ट से एक इंसान जो हर चीज करके दिखाता है उसे हम सब लोग अप्रिशिएट करते हैं या फेस करते हैं, बट द बैक हैंड, वो पीछे से धक्का देने वाला हाथ, उसे बहुत कम लोग जान पाते हैं. लेकिन उसका जो महत्व होता है उस इंसान की जिंदगी में जिसे उसने धक्का दिया है, उसे आगे पहुंचाया है, वो ही जानता है. और सर ने पूरे इंटरव्यू के दौरान हमें बताया कि आपका उनकी लाइफ में starting from his 15 years and your 12 years to this now, कितना बड़ा रोल रहा है. And I must say कि you have proved it कि हर एक इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, and you proved that. So thank you so much for being such a grateful, supporting woman, and every man needs a woman like you. And I must say that you a great, beautiful couple. She is beautiful, no doubt. She is so beautiful. Actually, she is beautiful.
That's why you are saying. That's what I covered in last, but yeah. one of my asked me, यार तू इतनी कम एज में शादी कर रहा है. She was 20, I was 23. तो मैंने कहा यार ये ज्यादा बड़ी हो गई ना तो इसको अकल आ जाएगी, इससे शादी नहीं करनी चाहिए. तो Nice, lively couple. I just wish you both stay as same as always. और इसी तरह का एक कभी और मौका मिलेगा तो मैं चाहूंगी कि मैं भी थोड़ी सी एजेड हो जाऊँ, आप भी एकदम ओल्ड एज से हो जाए, तब हम एक बार फिर ऐसा कोई इंटरव्यू करें. So this was really nice. And looking at you at the last, the interview has completed. Thank you so much. Thank you. So sir, बुंदेलखंड से क्या रिलेशन है आपका? बुंदेलखंड से सबसे पहली बात और सबसे पहले जो, वैसे तो चूंकि अब तो एग्रीकल्चर की वजह से वहाँ बहुत जुड़े हुए हैं. बुंदेलखंड एरिया में मेरे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो मेरा एरिया है एज अ बिजनेस. 1 सेकेंड. दिस द पोर्टफोलियो. ये हम लोगों का ये सारे प्रोडक्ट रेंज है, ये सारे बुंदेलखंड में वहाँ भेजते हैं. और मिस्टर राजा बुंदेला आप सभी जानते होंगे, ही इज लाइक फैमिली टू अस. वो बड़े भाई की तरह हैं. तो उनके साथ में ये बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में मैं पिछले लगभग 17-18 साल से जुड़ा हुआ हूँ. तो वो एक जुड़ाव है, उस मूवमेंट के साथ जुड़ाव है. और एक्चुअली उसके अलावा जो बड़ी चीज है वो ये है कि वो जो चाहते हैं वो विजन है छोटे राज्य का, वो उसके साथ में बहुत सहमत हूँ, बहुत ज्यादा. क्योंकि आप जितने भी छोटे राज्य हो गए हैं और जहां जहां हुए इंडिया के, अगर आप उनको देखेंगे तो तरक्की बहुत. मैं बुंदेलखंड में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सेल करता हूँ. मैं देखता हूँ कि बुंदेलखंड अपने रिसोर्सेज के साथ बहुत रिच है. यू वोंट बिलीव कि मेरे जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो बड़ी जगहों पर हैं, वो एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर उतना बिजनेस नहीं कर पाता जितना बुंदेलखंड में एक छोटी जगह बैठ के वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कर लेता है. बुंदेलखंड बहुत रिच है. अगर आप थोड़ा सा इधर चले जाइए, वही जालौन और इधर की तरफ, आप ये देखेंगे कि उनकी जो एग्रीकल्चर है वो रिच है. वो वहाँ से मटर निकल के पंजाब जाती है हर साल. हम जिस पंजाब को एग्रीकल्चर में सबसे ऊपर समझते हैं वो बुंदेलखंड से जा रही है. जब बुंदेलखंड में मटर आती है तो सारे के सारे यहाँ होते हैं. हमारा जो यहाँ से जो का ऑयल है वो जितनी मेडिसिन में यूज हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, वो मैक्सिमम आई मस्ट से कि 70% बुंदेलखंड से जा रहा है. बट एट द सेम टाइम उनके अपने रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, वो कर बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से उस एरिया का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं है. तो थोड़ा सा तो नहीं कहना चाहिए, बहुत अधिक कष्ट है. इसलिए मैं साइकोलॉजी के साथ, उनके साथ, बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़ा हुआ हूँ. इसीलिए मैं, और सर हमें आपको बताने में बहुत खुशी होगी कि ट्रिपल बुंदेलखंड भी राजा बुंदेला जी के मार्गदर्शन पर चलता है और एक स्वतंत्र राज्य बनाने में बुंदेलखंड ट्रिपल भी अपना पूरा सहयोग दे रहा है. और बिल्कुल, और उन राजा बुंदेला जी की का साथ हमारे साथ भी है. हम बस यही चाहेंगे कि उनका साथ हमारे साथ भी रहे और उनके हर सपने को ट्रिपल बुंदेलखंड पूरा करने में हर चीज से कोशिश करना चाहते हैं. सभी लोग साथ हैं. बिल्कुल. सो सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम. बहुत अच्छा लगा आपकी पूरा इंटरव्यू जर्नी जानकर. और मैं बस यही विश करूंगी कि आपके जो सपने हैं, जो आप में हिम्मत है और आपका जो साथ है वो आपके साथ हमेशा इसी तरह बना रहे. और ऑल द बेस्ट टू यू. थैंक यू सो मच सर.
सो व्यूअर्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे सर ने कहा कि कभी मत रुकिए, किसी की देखा देखी में आके अपना बिजनेस मत स्टार्ट कीजिए। आप अपने आप में परखिए कि आप में क्या ऐसी खूबी है या क्या ऐसा टैलेंट है जिसके दम पर आप बिजनेस आगे ले जा सकते हैं, और आपका इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद पहले स्टडी कीजिए और फिर अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करने में आप कामयाब होंगे। थोड़े से जो आपको आज सर की जर्नी के बारे में बताया है कि अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे आते हैं, उनसे रुकना नहीं है, उन्हें बस कुछ थोड़ा सा धक्का देने की जरूरत है, हार्डवर्क की जरूरत है, और आप फिर अपने सक्सेस के पाथ पर पहुंच जाएंगे। बस यही चाहेंगे कि इस तरह से सक्सेस स्टोरी से आप कुछ ना कुछ सीखते रहिए और अपनी जर्नी, अपनी सक्सेस, अपना करियर सक्सेस बनाने में हमेशा एकजुट होकर कोशिश करते रहिए। So this was Triple Bundelkhand's Atmanirbhar Yuva Series 3, and today we took you to Mr. Satish Bharadwaj, and in next episode हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे अगले मंगलवार 3 बजे एक नया चेहरा, एक नए सक्सेसफुल पर्सन, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर के साथ, और उनकी जर्नी से हम फिर आपको कुछ ना कुछ सीख देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू। जय बुंदेलखंड। जय बुंदेलखंड।